आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुनसिफ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की बड़ी बहस बेबाक मुनसिफ में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चौथी सीट तनाज़े का सबब क्या इलेक्शन सेकुलर नॉन सेकुलर की लड़ाई है, लेन देन की सियासत या अवामी मफादात पर। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा और 2 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर सियासी जमात अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश में बयानात के जरिए माहौल गर्म कर रही है। तो राज्यसभा की चौथी सीट पर जबरदस्त रजाकशी, इल्जामात, बयानात और मफादात का टकराव। आखिर सच क्या है? और सवाल यह भी है कि कौन सेकुलर और कौन महज नाम का सेकुलर है। उमर अब्दुल्ला का सीधा इल्जाम है कि लेन देन की सियासत हो रही है। कहते हैं अगर लैंड बिल पास करोगे तो वोट मिलेगा। तो क्या राज्यसभा सीट के बदले कानून साजी हो रही है? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी खुलकर कह दिया कि अगर सपोर्ट चाहिए तो उनके मुतालबात सुनने होंगे। तो क्या ये खुला सौदा नहीं? क्या वाकई जमहूरियत के उसूलों को ताक पर रख दिया गया है? इंतखाबात से पहले एक बार फिर स्टेट हुड को लेकर मरकज़ और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि बीजेपी को भी स्टेट हुड चाहिए, लेकिन खामोश क्यों है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी सब की नज़रें एक सीट पर यानी चौथी सीट और सियासी खेमों में इल्ज़ामात का बाजार गर्म। तो सवाल सीधा है कि राज्यसभा की चौथी सीट क्या सिर्फ एक सीट है या सियासी नज़रियात का इम्तिहान भी है? और इस पूरे खेल में कांग्रेस कहीं गायब है। कांग्रेस ने भी आज थोड़ी सी मायूसी और बेबसी का इजहार कर दिया कि साहब सेफ सीट नहीं मिली, इसलिए हम बीजेपी को भी कामयाब होने नहीं देंगे। तो इस मुद्दे पर बात करने के इससे पहले आइए कुछ रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं, फिर बहस पर जाएंगे। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता। लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। देखिए, फारूक साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहां तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं। कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें। तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। अंदर की बात हम अंदर लड़ेंगे, मगर बाहर कांग्रेस कुछ भी करेगा मगर बीजेपी के अजाइम को कामयाब नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि हम तीनों सीटों पे कामयाबी हासिल करें। इसके लिए जिस भी लेवल की हमें मेहनत करनी हम करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट नीलोफर एनसी स्पोक्स पर्सन हैं और शौकिया कुरैशी पीडीपी से है, और पूर्णिमा शर्मा जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। मुजम्मिल गुरु पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की बड़ी बहस बेबाक मुनसिफ में। पहला सवाल नीलोफर साहिबा, क्या वाकई में चारों से ये सवाल जानना चाहूँगा, इस बार के इंतखाबात में बड़ा अजीब सा लगा, हालांकि 4 सीट है राज्यसभा की, 2 असेंबली की बाईपोल हो रहा है, लेकिन क्या राज्यसभा की जो चौथी सीट है वाकई सेकुलरिज्म का टेस्ट लिया जा रहा है इस सीट के जरिए? नीलोफर साहिबा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त के इंतखाबात हो रहे हैं राज्यसभा के, इसमें अगर नंबर गेम को देखा जाए, क्योंकि नंबर गेम का ही काम है, तो अगर उसमें देखा जाए बीजेपी दे आर शॉर्ट ऑफ फ्यू सीट्स, तो वो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन हो दूसरी पार्टीज का, जो इक्का दुक्का वोट एक जगह से दूसरी जगह से लेकर, ताकि उनका उम्मीदवार जो है सेफ जोन में आ जाए। उस सेफ जोन में आने के लिए भी जो ये 3 वोट की उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो कोशिश करेंगे कि कहां पर उनको लगता है कि जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर जिन पार्टियों को उनकी तरफ रह चुका है, नेचुरली वो उनको भी अप्रोच करेंगे। तो अभी आपने देखा कि कांग्रेस का स्टैंड हालांकि बहुत क्लियर है, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी होगा हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड
जो आपने अभी यहाँ पर देखा गुलाम अहमद साहब की तरफ से वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे जी। अब अगर हम पीडीपी की तरफ देखते हैं तो वहां पर वो बार्गेनिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, वो इस चीज को बखूबी समझते भी है। जहां पर आप कोई लेकिन सेकुलर और नॉन सेकुलर वाली बात क्या है फिर? सवाल ये है। देखिए सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाली बात जो है, आप खुद जानते हैं जो हमारा मुल्क है ये गुंजा है हर एक मजहब का, जहां पर फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन हर एक मजहब को है अंडर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चीज को मद्देनजर देखते हुए उन क्रिमिनल चीजों को देखते हुए तो सेक्युलर नॉन सेक्युलर ये चीजें वहां पर आ जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इंडिया ब्लॉक जो बना हुआ है इट इज अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज, बेसिकली आइडियोलॉजी जो है बीजेपी की उसके खिलाफ है। तो अगर कोई उसके खिलाफ लड़ता है और ये कहता नहीं भाई आप ये करो तब जाकर हम आपको वोट दे देंगे, तो वो वहां पर वो आपकी आइडियोलॉजी कहाँ जाती है जो आप कहने के लिए ये कहते हैं भाई हम उनके अगेंस्ट है। ठीक, नजरियात की लड़ाई है और उसका इम्तिहान हो रहा है। ठीक है शौकिया जी, बिल्कुल नजरियात की लड़ाई। शौकिया जी, सेकुलरिज्म का टेस्ट हो रहा है राज्यसभा की 34 सीट। जी, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि नजरियात की लड़ाई है। जी लाइन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब और सलाम। नजरियात की ही लड़ाई है इस वक्त, सबकी नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं पीडीपी की तरफ हैं कि ये कहा जाता है कि पीडीपी इस वक्त सौदेबाजी कर रही है। देखिए सौदेबाजी का जहां तक ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि पहले भी हमने जो बिलें लाई थी उसे टेबल तक नहीं किया गया, और आज जो बिलें हम लाना चाह रहे हैं वो कोई हमारे पर्सनल मफाद के लिए नहीं है, वो यहाँ के लोगों के लिए है, यहाँ की आवाम के लिए हैं, जो हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो उनके लिए बिलें हैं जो लाई जा रही हैं। ठीक है, अवामी मफाद के लिए है, लेकिन मशरूत हिमायत राज्यसभा के लिए क्यों? क्या ये सही तरीक़ेकार है? महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से मशरूत हिमायत की बात की, तो क्या ये जमहूरी सौदेबाजी है या फिर सियासी मफाद परस्ती है? नहीं, इसे ना आप सियासी मफाद परस्ती कह सकते हैं, ये मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये अवाम के हित की बात हो रही है जी। और ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह हमने बहुत कोशिश की। देखें इस वक्त तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर हम कोई अपना जो वोट है उसके एवज में अगर हम अपने यहाँ के लोगों की एक जरूरत को पूरा करें, बहुत बड़ी जरूरत है जिसको हम पूरा करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, अवामी मफाद में आप बात कर रहे हैं, अवामी मफादात की शर्त आपने रख दी, लेकिन राज्यसभा के लिए ये शर्त और ये टाइमिंग क्या ठीक है पीडीपी के लिए? देखिए अगर जिस तरह की आपने देखा कि पहले भी असेंबली में हमने जो बिल्स लाई थी उनके साथ वाकई नाइंसाफी हुई, ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उस वक्त ये जतलाया कि वो वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो एक जिसे हम क्या इंसाफ का मंदिर कहते हैं वहां के स्पीकर नहीं है। जी, वही तय करेंगे बिल कौन सा पेश होगा, ये भी तो है मसला। जी बिल जो हमारा सबसे, देखें हमने जो जमीनों के लिए जो हमारा सबसे अहम बिल है, आपने देखा होगा कि किस तरह लोग जो हैं वो बेयारो मददगार हैं, और हम बड़ी बड़ी जमीनों की बात नहीं कर रहे हैं जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, 5 मरले 4 मरले की बात है, या कहीं पे अगर कोई अपना काम काज करना चाह रहा है, तो हमारा यही मकसद है कि एक हमारी वो बिल है और हमारे डेलीवेजर्स की है, तो कुछ ठीक है, गरीब आवाम के लिए आप इस सिलसिले में चाहती हैं कि ये काम हो जाए। ठीक है, पूर्णिमा शर्मा जी, राज्यसभा की 34 सीट, 3 सीटों पर तो क्लियर है एनसी के भाई वो उनको आएगी, ये नंबर्स का खेल होगा, लेकिन बीजेपी में 34 सीट क्या वाकई इंपॉर्टेंट है और सेकुलरिज्म का टेस्ट लिया जा रहा है 34 सीट से? 34 सीट से पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस विषय के लिए आपने मनोनीत करके यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया जी। मैं सबको राम राम बोलती हूँ। 34 सीट के लिए जो आपने जो क्वेश्चन रखा, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष कहते हैं जी, क्या ये चोला तभी पहनते हैं कि जब इनको उसकी जरूरत होती है? क्या ये सत्ता के लिए भूख के कारीगर हैं कि तभी ये तोल मोल कर रहे हैं कि हमारे ये बिल पास होंगे
तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या है ये, कैरियर है ये इनका या सत्ता हाँपना है? क्या ये लोकतंत्र की नींव होती है? जी, मैं क्या इनको क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। जी। मंजूर। मुजम्मिल गुरु, जैसा कि आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन इस वक्त सियासी ज़मीन कुछ और कह रही है, और कांग्रेस का जिस तरह से मैंने आपको बाइट भी सुनाया कि एक गैर वाज़ेह मौक़िफ़ है, खामोश है कि हिमायत फिर या गैर यकीनी सियासत वाली बात हो रही है, लेकिन बीजेपी को दूर रखने की बात हो रही है। तो ये राज्यसभा का इलेक्शन ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है। मौजूदा हालात में क्या वाकई जम्मू कश्मीर में अब सेकुलर नॉन सेकुलर वाली बहस चल रही है? देखिए, जहां तक मेरी सोच का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि चौथी सीट का सवाल है। ये जो तनाजा असल में कुर्सी का नहीं, सोच की इम्तिहान है अभी की डेट में। जी। अगर आप चौथी सीट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी गठबंधन की सरकार है, इंडिया ब्लॉक के बोल रहे हैं कि वी आर इंडिया ब्लॉक, बट कांग्रेस से हटके बिल्कुल ये अलग से आए हैं तो कंप्लीटली कि हमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है, हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वैसे करेंगे। और अभी मैं वो मुफ्ती साहिबा की सराहना करना चाहता हूँ कि चलिए आपकी बात अभी सुन रहे थे कि शी इज बार्गेनिंग, बट शी इज बार्गेनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। अगर आप देखेंगे उन्होंने क्या बोला है कि लैंड जो बिल है वो हम टेबल करेंगे, आप उस पर बात करें। क्यों बात गवर्नमेंट नहीं करना चाहती उन चीजों पे? मतलब अभी अगर आप देखेंगे कल का बयान है, मेरे को भी याद आ रहा था, शायद मैंने आज प्रोग्राम में रखने की बात भी करी थी उसको जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अभी जब हमारे उमर साहब अपना इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मेन स्टॉप अस 3 years जी। तो आज मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ, उमर साहब क्या आप ये नहीं देख रहे हैं, आप उसी टोपी की बेइज्जती कर रहे हैं। आपने वो टोपी पैरों के नीचे रौंद दी है। आप कल ये कमिट कर रहे हैं कि लोग मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो मोबाइल बिल या अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीपेड क्यों नहीं पे कर सकते हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि मेरी आंटी बिल प्रीपेड बिल पे कर देती है, वो पहले ही पैसे रखती है, वो चेक करती है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, मुझे उसमें पैसा रखना चाहिए। क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि लोग कहाँ पे हैं आज की डेट में? बेरोजगार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, आप अपनी मस्ती में बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी हुकूमत चला रहे हैं, मस्ती में आप वो कंप्लीट। तो एक साल में ही सवाल पूछ देंगे सारे? आज उमर अब्दुल्ला ने तो यही बोला है ना कि एक साल में क्या सारे सवाल पूछ देंगे? 5 साल की सरकार चुनी हुई है, 5 साल होंगे जब पूछना। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, तो क्या एक साल में सारे सवाल कर देंगे पार्टी से, सरकार से? पहले साल में हम 1 लाख नौकरियां देंगे सर, कहाँ है वो नौकरी? वो हर एक मुद्दे से भटक रहे हैं, हर एक मुद्दे से भटक रहे हैं, एक भी कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उसे, कहीं पे भी डिलीवरी नहीं हो रही है। मतलब ये तो रोने वाली बात है। कल वो बोल रहे हैं कि लोग मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, मतलब मोबाइल वो जरूरत जिंदगी नहीं है। आज की डेट में उनको ये देखना है कि मैंने डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो पूछें। डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है सरकार से? सर वो जवाब देंगे ना, रीजंस क्या है? सरकार तो वो चला रहे हैं जी, उनको इंश्योर करना है कि वो अभी तक डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे। बट ही इज बिजी, इतना बोल रहे हैं कि पहले हम प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप उसमें पैसा डालो, फिर हम बिजली देंगे। वो ये नहीं देख रहे कि लोग पिछले 10 साल से क्या मर रहे हैं, मतलब सिसक के मर रहे हैं कि हम कहाँ जाए, किसको सुनाएं। ना रोड पे आ सकते हैं, रोड पे जाएंगे पुलिस की कार्रवाई होती है, कहीं पे कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें तो हमारा तो गला दबा दिया इन लोगों ने जी। आज की डेट में खाली सियासत सीट पे हो रही है कि भाई राज्यसभा में जाना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद तनकीद निशाना पीडीपी को बनाया जा रहा है। चलो पीडीपी को क्या कि ये कोई बोल रहा, बार्गेनिंग हो रही है। सर बार्गेनिंग हो रही है, आई थिंक दिस इज फॉर गुड कॉज ना। पीडीपी एटलीस्ट चलो वो तो टेबल करना चाहते हैं लैंड बिल, तो इसमें गलती कहाँ पे है? ठीक है नीलोफर जी, बार्गेनिंग फॉर द वेलफेयर 2 सीट का असेंबली का इलेक्शन जरूर है, राज्यसभा का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी लोग अब ये क्या तय करने की कोशिश की जा रही है कि 1 साल की कामयाबी या नाकामी, नगरोटा और बडगाम। सर देखिए नीलोफर साहिबा आऊंगा मुजम्मिल। देखिए मैं बहुत ही गौर से मुजम्मिल साहब का बयान सुन रही थी, हालांकि आपने उनको एज पॉलिटिकल एनालिस्ट लाया है जी जी। मुझे लगता है इनको स्पोक्स पर्सन बीजेपी का होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी स्टेट में थोड़ा सा फेवर पीडीपी की तरफ भी था, तो
अगर वो भी इनको एडिशनल स्पोक्स पर्सन ले ले तो बेहतर होगा, क्योंकि नहीं, वो अवामी मफाद की बात कर रहे हैं। मुजम्मिल ने कहा कि अवामी मफाद में ये सौदा हो रहा है। एनालिसिस करनी होती है तो पूरे तरीके से एनालिसिस हर किसी चीज की करनी होती है। जहां पर ये बार्गेनिंग कह रहे हैं कि इट इज फॉर गुड कॉज, ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए, इनसे पूछ लीजिए आप कि कल को इनको बीजेपी कहेगी कि भाई हम आपकी जो बिल्स है उसमें लाने में हम आपकी मदद कर देंगे, हालांकि दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर, वो किस बिल को लाता है किस को नहीं लाता है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, हम उसमें नहीं जाएंगे। से फॉर एग्जांपल बिल आ जाती है और बीजेपी इनको प्रॉमिस करती है विल हेल्प यू आउट, हम आपकी मदद कर देंगे, तो क्या ये अपनी आइडियोलॉजी के साथ खुदा कर लेंगे और बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? मेरा एक सवाल ये रहेगा, इसका मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी है जो इस वक्त दर्शा रहे हैं, भाई हम उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हम सेक्युलरिज्म हमारा एक नारा है, हम उसके साथ चलेंगे। उन्होंने पहले भी धोखा दिया, डिसीव किया, यहाँ के वोट को जो इनके लोगों ने दे दिया था, हमारे लोगों ने इनको दे दिया था कि भाई आप आ जाइए, आप 44 का जो मिशन है बीजेपी का आप उसको नाकामयाब करेंगे, उसको उस मैंडेट को इन्होंने डिसीव किया, आज फिर उनको डिसीव कर रहे हैं। डेली वेजर्स उनके टाइम पर भी थे, क्या उनको पावर्स नहीं थे कि उनको परमानेंट बनाते? किसने रोका था इनको? क्या ये सेंटर के साथ काम नहीं कर रहे थे? इत्तेहाद में थे और सेंटर भी इनके साथ था। करोड़ों 75 करोड़ 60,000 करोड़ का बजट आ जाता था, उस बजट में तो सब कुछ मुमकिन हो सकता था। जहां ये स्मार्ट मीटर की बात है, जो आज प्रीपेड पर ये इतना हंगामा चल रहा है, ये स्मार्ट मीटर्स किसकी देन है? इनको ये भी देखना चाहिए। जीएसटी किसकी देन है? जो सरफेसी एक्ट है किसकी देन है? तो ये सब चीजें, इन चीजों से निकलने की कोशिश जो मौजूदा सरकार कर रही है, जो यूटी बना हुआ है, ये इन लोगों की देन है। तो उस देन को हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम मैक्सिमम दे सकते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एज ए हुकूमत, चाहे वो कोई भी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम इन लोगों को दे सके। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, एक साल में अगर आप हमसे हमारा रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे, हम तो बिल्कुल तैयार है। जहां पर हमारा ये दरबार मुल्क ही आज आपने वो ऑर्डर भी देख लिया जो कल पास हुआ कैबिनेट में, एक वादा पूरा हुआ सरकार का। इकोनॉमी की क्राइसिस हो रही थी जम्मू में, और जम्मू के लोग जिन्होंने इनको मैंडेट दे दिया हर बार इन पर ट्रस्ट करते हैं, और एक डिमांड इनकी नहीं उनसे सही गई कि वो एक पूरा करते। उस ट्रेडर के लिए जिसने करोड़ों का कर्जा लिया, लाखों का, हजारों में किसी ने ले लिया, किसी ने लाखों में, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको ये एक चीज दे देते ताकि उसकी इकोनॉमी हो जाती। तो ये बात करेंगे उन लोगों की, और इस वक्त जिन चीजों से हम जूझ रहे, ये किसकी देन है? ये तो इन्हीं की देन है। तो ये तनकीद करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, वो आइडियोलॉजीज आपकी कहाँ जाती है? उमर साहब ने बिल्कुल सही बोला कि कल को हॉर्स ट्रेडिंग हो गया, दिस इज द प्रूफ यू आर गेटिंग। मतलब मुझे लगता है ये तो एक कन्फेशन करना हो गया मीडिया के सामने, भाई आप ये कीजिए तो आप दूसरों को भी यही ऑप्शन दे रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो वो तो उनके बयान। ठीक है पूर्णिमा जी आप बहुत शांत बैठी हैं, और बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत शांत है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बैकडोर से फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है, इल्जाम लग रहा है आप पे। आप इसको कैसे डिफेंड करेंगी इस पूरे खेल में? बैकडोर से ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री की है और ना करेगी जी। मैं सिर्फ यही जो आप विवाद पर ये जो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी कि पीडीपी क्या बोल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या तथ्य अपने दे रही है। आज क्या मुफाद आगे, क्या ये वैचारिक रूप से गठबंधन बना था ना इन तीनों का, कांग्रेस, पीडीपी और नेका, ठीक है। आज तीनों ने, ये कौन सा वैचारिक गठबंधन है कि इन दोनों ने आपस में मांग रखते हुए अपना परस्पर मेल कर लिया और कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया जी? ये कौन सी आइडियोलॉजिकल, कौन सी धर्मनिरपेक्षता वाली पॉलिटिक्स है? आइडियोलॉजी तो नहीं, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि मुख्य कारण आप हैं। नहीं, सारे मसाइल बीजेपी से हैं, इसीलिए इन सबको आपस में जो है तकरार हो रही है। भाई साहब, मुख्य कारण हम कैसे हो सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, पीडीपी और कांग्रेस दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं जी। और आज ये धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर आइडियोलॉजिकल परस्पर संबंध बना के और नेका को, उसको कांग्रेस को अलग थलग कर रहे हैं। उनको सेफ सीट ना देते हुए ये उनको अलग करके तो अपना मुफाद हल कर रहे हैं।
मैं क्या क्वेश्चन इनके ऊपर रेज करूं? जी, लेकिन सुनील शर्मा कहते हैं कि भाई तीनों सीटें हम जीतेंगे, तो ये कैसे? अगर हमारे असेंबली सीट ठीक है, मान लीजिए, की बात में दम है, उनके पास कुछ होगा तो वो बोल रहे हैं। मैं उन्होंने उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। मैं आज की जो हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि जब इनका मन करता है ये निरपेक्षता का चोला पहन लेते हैं, जब इनके कैरियर की बात आती है, अपनी सत्ता की भूख सताती है, तो तब ये चोला बदल कर कांग्रेस को अलग थलग करके अपने आप में ये हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, लेकिन पूर्णिमा जी कांग्रेस के पास सीटें भी तो नहीं है, नंबर भी तो कुछ नहीं है ज्यादा। करेंगे व्हाट इज इट? इंडिया ब्लॉक का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनके पास सीटें भी, नंबर भी तो नहीं है। मसला ये है। मेरी एक बात सुनिएगा जी, वो अपनी पार्टी का मुफाद रहा, वो कैसे जीतते हैं, ठीक, क्या वो रणनीति अपनाते हैं, वो उस पर मेरे पार्टी के एक्सपर्ट्स या वो जो इसके ऊपर वकील हमारे एलओपी साहब ने अपने सशक्त शब्दों के साथ मीडिया में ये बयान दिया है कि तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। ठीक है ना जी। तो वो जब रिजल्ट निकलेगा आपके मध्य में रहेगा। लेकिन आज की डिस्कशन का जो चौथी सीट, सेफ सीट कांग्रेस को ना देते हुए उसको एक अलग थलग करके इन्होंने आज अपने मुफाद के लिए लैंड बिल पे बात कर ली, उस पे बार्गेनिंग शुरू कर दी। ये कौन सी ये राजनीति है? नहीं, नंबर के मुताबिक उनको नगरोटा के लिए कहा है। उमर साहब ने कहा ना कि नगरोटा में अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, वो कांग्रेस को देंगे। तो 6 नंबर के हिसाब से उनको नगरोटा दिया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है पूरी पॉलिसी राज्यसभा के बजाय नगरोटा शिफ्ट किया जाए? आने वाले दिनों में वो भी रणनीति आपके सामने खुल जाएगी जी। जी, हमने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। हाँ, नगरोटा में आपका भी कैंडिडेट है और कहा जा रहा है कि नगरोटा पर काफी असर है बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी बीजेपी की सीट थी और आज भी वो बीजेपी की सीट है। ठीक है मुजम्मिल, जिस तरह से आप उमर अब्दुल्ला का जो सेकुलर नॉन सेकुलर का जो नुक्ता है और फिर जो सियासी पार्टियां अपने अपने आप को जो सेकुलर कहती हैं, लेकिन क्या इनके रवैये से लगता है कि फैसले इस दावे की तायद करते हैं? सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर का है ये मुद्दा, मेरे को काफी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा अभी कश्मीर को लेके ना। टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। बट जो भी अभी अब मतलब नीलिमा जी बोल रही थी अभी कांग्रेस को इन्होंने अलग थलग कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट मैं इस बात पे सहमत हूँ कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है, जब कांग्रेस अपना एनसी और कांग्रेस गठजोड़ करके आई थी और सीट शेयरिंग हुई थी इनकी और कहाँ पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इकट्ठे लड़ा और एक अच्छा प्रवाह भी रहा उस चीज का। राहुल जी ने यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे अब चुनाव में हिस्सा मतलब अपने चुनाव के लिए हिस्सा लिया था, यहाँ पे काफी रैलीज करी, तो काफी हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। बट जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी खासी सीटें जीती और उमर साहब ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। अभी सेकुलर नॉन सेकुलर के बीच पीडीपी और एनसी ने तो बीजेपी के साथ सरकारें चलाई है, सपोर्ट रहा है एक दूसरे का। तो फिर इसमें डिबेट क्यों हो रहा है सेकुलर नॉन सेकुलर वाला? नहीं, ये तो बेसिकली मैं आपको पहली बात बोल रहा हूँ, ये खाली मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है कि लोग सिंपली इन चीजों में लगे कि सेक्युलर नॉन सेक्युलर, बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं उनसे ध्यान हटे, गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। अभी मैंने भी बात करी थी कि इनकी तो पूर्णिमा जी भी वही बोल रही है, मौके के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं लोग। जबकि मैं बिल्कुल लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कंप्लीटली लोगों के बीच में रह के देखता हूँ कि लोग क्या अभी ठीक है। शोकिया जी, जैसा मरहला जैसा माहौल उस तरह से आप अपने आप को बदल लेते हैं। पूर्णिमा जी का कमेंट है ये। पूर्णिमा जी को मैं जवाब देना चाहूंगी। कह रही थी कि सत्ता की भूख, तो पूर्णिमा जी सत्ता की भूख की तो आप बात ही ना करें। आपने हमेशा कश्मीर के नाम पे पूरे मुल्क में सियासत की है और किस तरह से आपने अपनी सत्ता की भूख मिटाई है, ये सिर्फ मैं ही नहीं जानती बल्कि हमारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और जहां तक ताल्लुक हमारे, आपने कहा कि हम चोला पहन लेते हैं, हाँ हम चोला पहनते हैं अपनी यहाँ की आवाम के हकूक दिलाने के लिए। आप देखें कि जब हमने अपनी कुछ बिल्स लाई थी, हमने उस वक्त तो उन बिल्स को टेबल तक नहीं किया गया, यहाँ तक कि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने जब हमने वक्त बिल को लाया तो उस वक्त
उन्होंने हमने इतना उस पे शोरगुल उस पे उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उमर साहब ने एक बात नहीं की, बल्कि ये उस मिनिस्टर को लेके उस वक्त टूलिप गार्डन की सैर कर रहे थे। ये बात जो है इस वक्त हमारी जवाबी जरूर बनती है कि हम कोई सौदेबाजी करें, और सौदेबाजी हम अपने प्रोटोकॉल के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि जो यहाँ की इलेक्टेड सरकार थी उन्होंने 1 साल में कुछ ऐसा नहीं किया, कोई उन्होंने खंभे नहीं गाड़े, लेकिन अगर हमारे यहाँ का इनका सपोर्ट करने से हमारा यहाँ का ये मसला हल हो सकता है, हमारे यहाँ के लोगों पे बुलडोजर चलना बंद हो सकता है, हमारे यहाँ के जो डेलीवेजर्स हैं वो परमानेंट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें चोला पहन के चोला बदलने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई बात बदलने वाली है, क्योंकि हम अवाम के हित में बात कर रहे हैं। जी नीलोफर साहबा, आप पर भी इल्जाम है कि पीडीपी एनसी मौके के लिहाज से अपने आप को बदल लेते हैं। ऑडियो बंद है जी 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 आ रही है। बिल्कुल उन्होंने सामने रख दिए हैं अपने कार्ड, तो उन कार्ड्स को देखकर इन्होंने अपना दरवाजा जो है हर एक पार्टी के लिए खोल दिया है। और जहां तक उमर साहब का ताल्लुक है, उन्होंने इस चीज को पहले ही एंटिसिपेट किया था, आपके सामने वो एक सबूत सामने आ गया, नंबर 1। नंबर 2, ये उन्होंने वक्फ बिल की बात की, उनको मालूम होना चाहिए उस वक्त स्पीकर साहब ने भी वो एक क्लॉज पढ़ा जिसके जरिए उन्होंने ये दर्शाया कि ऑलरेडी जब एक मैटर सब जुडिस होगा कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट में, तो ये मैटर जो होते हैं उनके लिए एक कोई भी बिल जो है पेश नहीं कर सकते हैं, इनको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बुलडोजर की अभी बात चला रहे थे, उनके दौर में भी जब इन्होंने हाथ मिलाया था बीजेपी के साथ, यूपी में काफी बुलडोजर चला, और उस वक्त इनको चाहिए था कि ये रिजाइन करे या उस पार्टी से जिसके साथ इन्होंने इत्तेहाद किया है, इन वजूहात पर किया था ये खुद जानते होंगे, क्योंकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इन्होंने आपस में बनाया हुआ था वो कभी सामने आया नहीं, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। तो आज ये तनकीद का शिकार उनको बना रहे, और दूसरी तरफ से उनके मुंह में भी एक वो मिठाई रख दी है, भाई हम आपके साथ भी बार्गेनिंग कर सकते हैं अगर आप हमारे कुछ मुद्दे जो सामने हो, कुछ मुद्दे जो हमें नजर नहीं आ रहे, अगर उस पर आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे हम आपके साथ हैं। ये तो उन्होंने तो क्या ऐसे खदशात आपको हैं बार्गेनिंग बीजेपी के साथ भी चल रही है पार्टियों की? नीलोफर साहब, देखिए पहले ही ये चीजें एंटिसिपेट की गई है, क्योंकि 28 सीटें हैं तो उनको 3 चाहिए, वो तो कोशिश करेंगे कि ये 3 उनको कहाँ से मिले। अब एक पार्टी ओपनली कह रही है भाई वी कैन सिट एंड बार्गेन, तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो सामने है, मुझे उस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शोकिया जी जवाब दें। जी देखिए, अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि बार्गेनिंग की बात चल रही है, मुझे लगता है कि अभी हमने ये नहीं कहा कि क्लियरली कि हमारा जो झुकाव है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ होगा, लेकिन इस वक्त इस तरह की बातें करके कहीं अपना ही नुकसान नहीं कर रही है, ये भी हो सकता है। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कर रहे हैं, लेकिन आपको इम्तिहान में डाला जा रहा है शोकिया जी आपको ये इम्तिहान में डाला जा रहा है, गेंद आपके पाले में डाल दी गई है, सेकुलरिज्म का इम्तिहान लिया जा रहा है आपसे। देखिए, हमेशा नीलोफर साहिबा इस बात का सितार बजाती रहती हैं कि आपने इनसे हाथ मिलाया, बीजेपी से हाथ मिलाया, और यूपी में बुलडोजर चल रहा था, जिस वक्त पूरा अब्दुल्ला आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए इस बात पर, क्योंकि ये माजी का हिस्सा जो है ये आपको टूटता रहेगा जब तक पीडीपी जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हॉन्ट करता रहेगा, कोई तो हिस्ट्री का हिस्सा है, बन चुका है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कोई स्टार बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई आपको आप इसको नेगेट करें। आप अगर वकील हैं तो मैं भी ब्रॉडकास्टर हूँ, मुझे भी बात करने का मौका दीजिए। देखिए यहाँ पर लड़ाई सियासी नजरियात की है शोकिया जी, प्लीज आप इस नहीं, आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार आप सेकुलरिज्म का संतूर बजाएंगे। बात की, अभी इन्होंने यूपी के बुलडोजर की बात की, तो मैं इनसे एक बार फिर यही कहूंगी कि क्या उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी का हिस्सा नहीं थे जब गुजरात जल रहा था?
आप जो बीत गया उसे आप नहीं, माजी में मत जाइए। देखिए अब जम्मू कश्मीर को और हम सबको आगे देखना है। कोई गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर के सवाल यही है। यहाँ नहीं किया। नीलोफर साहबा यहाँ नहीं प्लीज किया। प्लीज, उसको नीलोफर कोई साहबा इफेक्ट प्लीज नहीं पड़ा। प्लीज। वो एक शोकिया महागठबंधन। जी पीडीपी से ये उम्मीद है कि सेकुलरिज्म का संतूर बजाया जाएगा ताकि पूरे जम्मू कश्मीर को एक सही पैगाम मिल जाए। ये इम्तिहान है अब आपका। जी देखिए, इम्तिहान की बात तो है, लेकिन इसको इस वक्त एक गलत रंग दिया जा रहा है। हाँ। इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो, वो अब इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने सौदेबाजी की। लेकिन अफसोस, इन्हें इस बात का अफसोस होना चाहिए कि जो काम ये नहीं कर पाए वो हम किसी कुछ मांग करके अपनी वो शर्तें जो है वो मनवाना चाहते हैं, लेकिन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी एक अलग कहानी सुना रहे हैं हमें। और देखिए पूर्णिमा जी मुस्कुरा रही हैं आप दोनों की टिप्पणियों पर। बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर इसकी डिस्कशन सुन रही हूँ जी जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर हमारी पार्टी से इस वक्त कोई अगर फैसला किया है तो बहुत सोच समझ के बिल्कुल अभी वक्त है फैसला करने के लिए, अभी काफी वक्त है। लेकिन क्या ज़मीनी इंतखाब में कौन किसके साथ होगा, इत्तेहाद बनेंगे टूटेंगे,